दोस्तों स्वागत है काफ़ी दिनों बाद एक नई वीडियो में और एक नई सफ़र में भी। ठीक मेरे पीछे ये दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप लोग जानते हो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी है, मुझे थाईलैंड से आए 2 महीने हो चुके ऑलमोस्ट, और 2 महीनों से मैं प्लानिंग कर रहा था मेरी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि आज जाके फाइनली स्टार्ट होगी। आपको तो पता ही होगा हमारा इंडियन पासपोर्ट कितना ज़्यादा वीक है ट्रैवलिंग के मामले में, तो मुझे वीज़ाज़ वगैरह कलेक्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग गया। और बता दूँ ये जो सीरीज़ होने वाली है सेंट्रल एशिया की, जी हाँ भाई, मैं एक सिर्फ सिंगल कंट्री घूमने नहीं जा रहा हूँ। इस सीरीज़ पे और भी कंट्रीज कवर करूँगा सेंट्रल एशिया की, आप लोगों को घुमाऊँगा, जो कि आप आगे की वीडियोस में देखोगे ही। और प्लान तो कुछ ऐसा है कि 5-6 कंट्रीज़ कवर करूँ इंडिया आने से पहले। वैसे मैं इस एयरपोर्ट पे काफ़ी बार आ चुका हूँ और मुझे खुद नहीं पता मैं कितनी बार फ़्लाइट ले चुका हूँ इस एयरपोर्ट से। और आप लोग थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे मैं कौन सी कंट्री जाने लग रहा हूँ फ़िलहाल। तो भाई कुछ ही देर में मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है अजरबैजान की कैपिटल बाकू के लिए। और अजरबैजान को आप अगर मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा अजरबैजान अपना बॉर्डर 5 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, जॉर्जिया, अर्मेनिया, टर्की, ईरान एंड रशिया, और उसी के साथ कैस्पियन सी भी लगता है। और कुछ ही सालों में अजरबैजान की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है इंडियंस के अंदर, काफ़ी इंडियंस घूमने के लिए भी जाते हैं अजरबैजान। और आजकल तो इंडिगो की डायरेक्ट फ़्लाइट भी चलती है, वो भी हफ्ते के 7 दिन। हालांकि मुझे भी इंडिगो में ही जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई। और कल ही मुझे मैसेज मिला कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, तो मजबूरी में मुझे एक और फ़्लाइट करवानी पड़ी, एंड मूवमेंट पे महंगी। वैसे दिल्ली का एयरपोर्ट जितनी बार मैं आता हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है देखने में। और फिलहाल तो मैं अपना एयरलाइन काउंटर ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ये बैग्स काफ़ी हैवी है, तो एक बारी बैग पहुँचा देते हैं, उसके बाद आप लोगों से अच्छे से बात कर सकता हूँ। और वैसे इस एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, अभी फ़िलहाल वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं रात के, लेकिन क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। इधर नहीं है ना यार, कहाँ है इनका चेकिंग काउंटर? मैं बिल्कुल उस कोने से इस कोने तक पहुंच गया हूँ, लेकिन काउंटर ही नहीं मिल रहा मुझे अजरबैजान का। पता नहीं कहाँ छुप के बैठा हुआ है। तो भाई अभी मैंने काउंटर पे पूछा कि अजरबैजान की एयरलाइन काउंटर कहाँ पे है, तो मुझे बताया एम पे है। तो अभी पहले तो एक बारी एम ढूंढते हैं, एम कहाँ पे है। अच्छा मिल गया, ये रहा एम। चलो देख के आते यहाँ पे है कि नहीं। भाई लाइन तो देखो एम एम की। अरे भाई इतने पीछे से लाइन स्टार्ट हो चुकी है। भाई अभी आपको बताता हूँ इमिग्रेशन पे क्या सीन हुआ मेरे साथ, और काउंटर पे जब मैं अपना बोर्डिंग पासेस लेने लग रहा था तब मेरे साथ क्या हुआ। पिछले 1 घंटे से मैं लाइन पे खड़ा हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ बोर्डिंग पास लेने के लिए, इतना ज़्यादा लंबा लाइन। चलो छोड़ो। उसके बाद मैं जैसे ही काउंटर पे पहुंचा, मुझे बोला गया आपके पास रिटर्न टिकट है। मैंने बोला मेरे पास ऑनवर्ड्स टिकट है उज्बेकिस्तान के लिए। बेसिकली मैं अजरबैजान से उज्बेकिस्तान फ्लाई करके जाने वाला हूँ। फिर बोलता है इंडिया का टिकट है। मैं बोला इंडिया का टिकट आपको क्यों चाहिए, मैं तो उज्बेकिस्तान पहुँचूँगा तब जाके ना मैं इंडिया की फ़्लाइट लूँगा, और मेरा प्लान है उज्बेकिस्तान से बाई लैंड किर्गिस्तान जाने के लिए या फिर तजिकिस्तान जाने के लिए, जो कि अभी प्लान फिक्स नहीं है। उसमें भी मुझे कम से कम 1 घंटा खड़ा रखा गया। सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी और भी 4-5 लोग थे जिनको खड़ा रखा गया। मुझे नहीं पता उनका क्या रीज़न था, लेकिन बेसिकली मेरा रीज़न ये था। फिर मुझे पूछा गया मेरे पास होटल बुकिंग्स है। मैंने बोला हाँ है मेरे पास होटल बुकिंग्स। तो मैंने होटल बुकिंग्स दिखाया मेरा, लेकिन मेरे पास 2 दिन का होटल बुकिंग्स था, क्योंकि आपको पता ही है मेरा जो फ़्लाइट था वो मेरा डेट 16 को था, जो कि कैंसिल हो चुकी है। डेट 17 को था, वो भी कैंसिल हो चुकी है। अभी फाइनली डेट 19 में जाने लग रहा हूँ, क्या पता फ़्लाइट कैंसिल ही हो जाए। तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 दिन का ही होटल बुकिंग्स किया। मतलब यूँ समझ लो जितनी भी क्वेश्चन हो सकती है बोर्डिंग पास लेते टाइम मुझे पूछ लिया गया, लेकिन इमिग्रेशन पे बस मुझे पूछा आप कहाँ जाने वाले हो और कितना दिन रुकने वाले हो। मैं बोला इतना दिन, मुझे अगले कंट्री में भी फ्लाई करके जाना है। फिर पूछा इंडिया कब आओगे। मैं बोला सर वो अभी तक श्योर नहीं है, मैं वहाँ से भी दूसरी कंट्रीज जाना चाहता हूँ। तो उसने डायरेक्ट स्टैम्प मार के मुझे दे दिया। लेकिन समझो फ़्लाइट टिकट देते वक्त इतना ज़्यादा परेशान किया गया मुझे। और मेरा गेट नंबर तो है 20, तो मुझे गेट 20 को ढूंढना है, उसके बाद एक बारी बैठते हैं। हालांकि फ़्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो चुकी होंगी, क्योंकि इन्होंने तो काफ़ी लेट कर दिया, ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटा इन्होंने वेस्ट कर दिया मेरा इसी चक्कर में।
और मेरा प्लान तो कुछ ऐसा था कि एयरपोर्ट में थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊंगा वक्त मिले तो, लेकिन अभी वक्त ही नहीं है, तो एक बार भाग के जाते हैं और बोर्डिंग कंप्लीट करते हैं फ़्लाइट की। बाकी सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी जितने भी मेरे साथ लोग थे या फिर लाइन में लोग लगे हुए थे, सारे लोग बिल्कुल ही परेशान हो चुके थे इस एयरलाइन की वजह से। लो भाई, फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद चढ़ने लग रहे हैं फ़्लाइट पे। 25K। लो भाई, बीच पे सीट मिली है, कुछ नहीं कर सकते, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बीच वाली सीट। बाकी भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस फ्लाइट पे कुछ ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि अभी ईरान और इजराइल का जो वार चल रहा है, जिस वजह से ऑलरेडी 2 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है मेरी। मुझे लगा था कि लोग बहुत ही कम आएंगे, लेकिन ये फ़्लाइट तो बिल्कुल ही फुल है। भाई इस नज़ारे के साथ खाना खाना तो मतलब नसीब है। क्या नज़ारे है भाई, जन्नत है, बिल्कुल जन्नत। ये हम है अभी हम है अफगानिस्तान के ऊपर, और नज़ारे देखिए। लो भाई, स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरी कंट्री नंबर 2 अजरबैजान की कैपिटल बाकू से। फ़िलहाल इससे पहले कि आप लोगों से बात करूँ, पहले एक बारी बैग लेते, उसके बाद आपसे बात करूँगा इमिग्रेशन के बारे में। लो भाई, अपना बैग भी आ गया। आजा बेटे। भाई इससे पहले कि इस देश के बारे में बात करूँ, पहले बता दूँ मेरे पास कोई करेंसी नहीं है और ना ही मेरे फ़ोन पे इंटरनेट चल रहा है। तो पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले एक सिम लेते, उसके बाद करेंसी एक्सचेंज करते हैं। करेंसी एक्सचेंज पहले करते, उसके बाद सिम लेते, क्योंकि सिम बिना पैसे के तो नहीं लिया जा सकता। तो पहले एक बारी मन्नत पे एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि मेरे पास ना डॉलर्स है, तो मैंने इंडिया से ही डॉलर्स कुछ 800-900 डॉलर्स मैंने कन्वर्ट करके लाया था इंडियन रुपीज़ से। तो यहाँ पे उस डॉलर को दे के मैं मन्नत में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ये रहा एक मनी एक्सचेंज। एक बारी रेट देख के आते क्या रेट देने लग रहा है। अगर अच्छा रेट मिल जाता है तो मैं ले लूँगा, क्योंकि मुझे सिम भी लेनी है। अगर मेरे पास मन्नत नहीं होगा तो मैं सिम भी नहीं ले सकता, दिक्कत ये है। तो भाई ये रहा कुछ इनकी करेंसी, ये 50 मन्नत। तो मैंने $100 दिए तो मुझे 166 मन्नत मिले। यहाँ पे 166 मिले, यानी कि मतलब सीधा सीधा हमारा 4 मन्नत का नुकसान हुआ। चलो कोई नहीं, 4 मन्नत कितने बन जाते हैं? 200 रुपये, क्योंकि इंडिया के 50 रुपये बनते हैं एक मन्नत में। और हाँ ये देखो, यहाँ पे वोडाफोन का भी सिम मिल रहा है और एयरसेल का भी सिम मिल रहा है। तो जहाँ तक मैंने सुना था, एयरसेल जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है यहाँ के मुकाबले, यहाँ पे। बाकी जहाँ तक मुझे पता चला, एयरपोर्ट से सिम लेना काफ़ी महंगा पड़ जाएगा मुझे। तो मैं एक बारी ना बाकू मार्केट जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ एक बारी क्या रेट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी महंगी है। तो अभी मैंने किसी भाई से बात किया, तो वो मुझे बोला आप सीधा सीधा टैक्सी मत करो, टैक्सी काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, जो कि सच भी है। मैंने अभी चेक किया, मुझे 1100-1200 रुपये कुछ दिखा रहा था। तो उस भाई ने बोला यहाँ पे एक बस चलती है पिंक कलर की, तो उस बस की आप कार्ड ले लो, एक जैसे हमारे मेट्रो की कार्ड नहीं होती वैसी कार्ड ले लो, उस पर 5 या 6 मिनट लोड कर लो, फिर आप जा सकते हो आराम से बाकू तक। तो मुझे ऑलमोस्ट सस्ता ही पड़ेगा, मान के चलो 2-3 मिनट में मैं बाकू पहुंच जाऊंगा 150 रुपये में, जहाँ मुझे 1200-1300 लगने वाले थे। भाई काफ़ी ठंड है, मुझे लगा था गर्मी होगी यहाँ पे। यार देखते ही नज़ारे देखो, क्या ही शानदार भाई। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे ठंड होगी,
इस टाइम पे मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि एटलीस्ट 40-45 डिग्री तो यहाँ पे होगी ही होगी टेम्परेचर, लेकिन यहाँ आए बाद पता चला यहाँ पे तो 25-26 डिग्री चल रहा है। तो मतलब काफ़ी प्लेजेंट सा वेदर रहने वाला है। बाकी मैं इस बस की बात कर रहा था, ये बस जाएगी शायद यहाँ से मुझे टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट तो क्या, वो कार्ड मान के चल लो, एक बारी देख के आते हैं कहाँ से कार्ड मिलेगी कहाँ नहीं और कितनी की रहती है। हाउ कैन आई बाई कार्ड या कार्ड फ्रॉम हियर? ओके, तो भाई बता रहा है इधर पे कहीं पे मिलता है कार्ड। चलो देखते हैं भाई, यही होगा लगता है। बाकी इससे बाकू कार्ड कैसे ले, देखते हैं क्या लिखा आ रहा है यार। इंग्लिश तो बता दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मुझे मिल ही गया फाइनली कार्ड। तो एक बार ही चलते बस पे बैठते और निकलते बाकू के लिए। और इस कार्ड के मुझे लगे 2 मन्नत सिर्फ, यानी कि 100 रुपये, और इस पे 3 मन्नत क्रेडिट है, यानी कि 150 रुपये के कुछ, जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो भाई चल पड़ी है अपनी बस, और ये रहा मेरा पिट्ठू बैग। यार नज़ारे देखना कितना ज़्यादा सुंदर है। और ये झोपड़ी कहाँ से आ गया मेरे सामने। बाकी यहाँ पे नोटिस करो, जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये सब राइट साइड पे चल रही है। हमारे इंडिया पे जैसे लेफ़्ट साइड पे चलाने का रूल है, यहाँ पे राइट साइड पे चलाने का रूल है। जैसे अपने गाड़ी का ड्राइवर भी देखो राइट साइड पे चलाने लग रहा है। और जितनी भी सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ टूटी है, समझ लो सारी कंट्रीज़ राइट साइड पे ही चलाती आ रही है। हालांकि मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये लोग चिढ़ जाते हैं सोवियत यूनियन के नाम से। एक और चीज़ नोटिस करो, जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह है सबकी कलर एक जैसी है, बिल्कुल ही सेम सिमिलर सी। तो ये काफ़ी नया सा चीज़ लगा मुझे यहाँ पे। और थोड़ा सा ना यूरोपियन वाइब भी दे रहा है ये बिल्डिंग्स वगैरह, क्योंकि ये बिल्कुल यूरोप और एशिया के बीच में आता है। तो यूरोपियन कल्चर को ज़्यादा अपनाती आ रही है सालों से। बाकी भाई बस से तो उतर चुका हूँ। यहाँ पे एक अजहर सेल की शॉप तो दिख रही है मुझे। पहले एक बारी रोड क्रॉस करते, उसके बाद शॉप पे जाके एक बारी रेट पूछते क्या है सिम का रेट। तो अगर मुझे कुछ अच्छा रेट मिल गया तो मैं यही से ले लूँगा मेरा सिम, क्योंकि सिम के बिना काम नहीं चलेगा यार। और मेरा आसाम का सिम है तो इस पर इंटरनेशनल रोमिंग काम नहीं करता। तो यहाँ पे बोल्ड भी चलता है, हालांकि मेरे पास बोल्ड ऑलरेडी डाउनलोडेड है, क्योंकि मैंने थाईलैंड पे भी यूज़ किया था। एक बारी रोड क्रॉस करते हैं भाई। इनके स्ट्रीट्स वगैरह काफ़ी शानदार है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, पहला इम्प्रेशन तो इस कंट्री का। और ये रहा अपना सिम का शॉप। भाई ले लिया वो सिम अजहर सेल की, लेकिन सिम ना काफ़ी महंगी पड़ गई मुझे। 10 GB का रेट दिखा रहा था मुझे, उसका एक लीज था उसके पास। तो 10 GB का रेट था 39 मन्नत, जो कि काफ़ी महंगी है मेरे हिसाब से। तो मैंने उससे थोड़ी बहुत बार्गिन करने की कोशिश की, थोड़ी बहुत तो क्या, मैंने सिर्फ बोला उसको गिव मी ए डिस्काउंट। तो उसने मुझे बोला 35 आपके लिए रख सकते हैं। तो मैंने बोला आप 30 रख लो, मुझे दे दो। और सिर्फ 10 GB के 30 मन्नत भी कितने बन जाते हैं इंडिया के 1500 रुपये, जो कि काफ़ी महंगी है। हो सकता था मैं अगर थोड़ी और बात करता तो मुझे और भी सस्ता मिल जाता, लेकिन मेरा पहला दिन है इस कंट्री में। तो आप जिस भी कंट्री पे पहला दिन आप जाओगे, यहाँ पे खर्चा होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं रहता उस कंट्री के बारे में। आप सामने जो अजरबैजान की फ्लैग देख रहे हो, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट बताता हूँ। ये बेसिकली 3 कलर्स में डिवाइडेड है, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ब्लू रिप्रेजेंट करता है तुर्किक हेरिटेज ऑफ अजरबैजानी पीपल, और लाल कलर दर्शाता है मॉडर्नाइजेशन, प्रोग्रेस एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और इसी के साथ नीचे जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हो, ये दर्शाता है इस्लामिक फेथ एंड सिविलाइजेशन। बाकी मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज की तरह चांद सितारे, जो कि इस पे भी है। बाकी ये रहा कुछ इनका स्ट्रीट्स और कुछ दुकानें वगैरह, जैसे कि यहाँ पे कबाब की दुकान वगैरह और बाग सेल, शायद ये सिम की शॉप है।
वैसे इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा सिम की शॉप्स मुझे दिख गई है ऑलरेडी। कम से कम मैंने 20 दुकानें तो देख ली अभी तक। सिर्फ मैं बस से निकला ही हूँ, मुझे 10 मिनट हुए हैं सिर्फ इस कंट्री में लैंड करके, और मुझे कम से कम 20 शॉप्स दिख गई है अभी तक। यार इनका स्ट्रक्चर्स देखो यार, मतलब मुझे यूँ लग रहा है मैं अजरबैजान में नहीं किसी यूरोपियन कंट्रीज में हूँ। मतलब बहुत ही सिमिलर सा डिज़ाइन, आर्किटेक्चर। अगर आप यूरोप में जाओगे तो बिल्कुल ही सिमिलर सा आर्किटेक्चर और बिल्डिंग्स वगैरह दिखेगी आपको। मतलब सिमिलर सा ही है। आप अगर यूरोप जाने का मन नहीं है या फिर आपको वीज़ास वगैरह में दिक्कत हो रहा है, मैं तो रेकमेंड करूँगा भाई अजरबैजान पे आ जाओ, या फिर जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये जो कंट्रीज है अगल बगल में, इन सब कंट्रीज पे चले जाओ। हालांकि जॉर्जिया और आर्मेनिया मुझे भी प्लान था, मैं भी जाने वाला था, लेकिन उसके लिए ना शेंगेन वीज़ा ज़रूरत है। तो शेंगेन वीज़ा तो यूरोप के अंडर आता है, और ये कंट्रीज भी हाल फिलहाल में यूरोप के अंडर आने ही वाला है या फिर आ चुका है। मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है क्या सीन है इनका, लेकिन आपको शेंगेन वीज़ा चाहिए। या फिर आप नॉर्मल वीज़ा भी अप्लाई करते हो तो चांसेस 100% है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए मैंने रिस्क ना लेते हुए सिर्फ अजरबैजान के ही कराया। ये गाड़ी देखो भाई, कितना ज़्यादा यूनिक नहीं लग रहा? मतलब हम जैसे वो क्या कहते हैं उसको, उस मूवी पे ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मर के जैसा ही वो कार थी। पता नहीं कौन सी कार थी भाई, शायद सोवियत यूनियन की कुछ डिज़ाइंस होंगी पुराने टाइम की। लो भाई पहुंच गए अपने हॉस्टल, ये साहिल हॉस्टल है। तो पहले तो एक बार मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, सामने से क्रॉस करना पड़ेगा। इधर तो क्या करूँ, ये जेब्रा क्रॉसिंग। और अभी ना मैं कुछ खाऊंगा, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत घुमाऊंगा, इस जगह के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स बताऊंगा। तो भाई हॉस्टल में चेक इन वगैरह करके अभी मैं निकला हूँ, कुछ खाना पीना खाएंगे, फिर आपको इस एरिया के बारे में बताता हूँ और अजरबैजान को थोड़ी सी मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल 4 बज चुके हैं, यानी कि शाम ऑलमोस्ट हो चुका है या फिर होने को आया है मान के चलो, लेकिन धूप अभी भी तेज़ है। लेकिन मतलब जो इनका जो वेदर है काफ़ी मतलब प्लेजेंट सा है भाई। अभी मैं बाकू का जो ओल्ड सिटी है उस तरफ मैं जाने लग रहा हूँ। वहाँ पे जाके एक तो पहले कबाब या फिर कुछ जो भी मिले स्ट्रीट फूड वो पहले खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं बाकू सिटी घुमा के इस वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ। और कल के लिए मेरा कुछ प्लान है आपके लिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल ही सुबह से मेरा मूड ऑफ था, तो वीडियो बेकार सा बन गया। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे, फिर भी कल मैं कोशिश करूंगा एक अच्छे से प्रोफेशनल वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। लेकिन आज के लिए तो मैं पहले आपको थोड़ी सी बाकू ओल्ड सिटी घुमा लाता हूँ। यार एक बारी रास्ते देखना, मतलब इन्होंने तो सही में यूरोप को फेल करवा दिया। मतलब इतना ज़्यादा मॉडर्न आर्किटेक्चर है और क्या ही नज़ारे है भाई। और बिल्कुल मेरे सामने इनका फ्लेम टावर है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी, देखो। और बिल्कुल ही मेरे साइड पे एक पार्क सा भी लगा हुआ है, शायद बच्चों के लिए। यार नो डाउट पहले दिन मुझे जो मिल रहा है ना, मतलब मैं बता नहीं सकता, काफ़ी शानदार है नो डाउट। हालांकि हो सकता है मेरे लिए नया हो, क्योंकि मैं यूरोप वगैरह कभी नहीं गया, ये मेरी दूसरी कंट्री है, तो शायद मेरे लिए जो मैं प्रोसेस कर पा रहा हूँ वो शायद आप लोगों ने पहले देख चुके हो। लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है इस वीडियो को बनाने में ना भाई। अभी अभी मुझे एक आदमी मिला, वो मुझे पूछने लगा मेरे हाथ में जो ये करी है ये गोल्ड की है क्या? तो पता नहीं किस लिए, शायद इसे देख के लगा होगा ये गोल्ड की है, क्योंकि काफ़ी बड़ी है ना, तो इसलिए पूछने लगा। हालांकि ये ब्रॉन्ज का है। और मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ओल्ड सिटी की तरफ, और बिल्कुल मेरे साइड में देखो ये जो पार्क्स मैंने पहले दिखाई थी, बिल्कुल ही उसके बगल में इनका समुंदर भी है, कैस्पियन सी। तो आप शायद देख ही सकते हो इधर से। बाकी ये नज़ारे देखो मेरे पीछे, बिल्कुल ही मुझे नहीं पता ये कौन सी मोनूमेंट है इनका, लेकिन काफ़ी शानदार लग रहा है। पता नहीं भाई मैं किस तरफ जाने लग रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे ये स्ट्रक्चर्स देखो, मतलब घर वगैरह देखो, बिल्कुल ही मतलब सेम ही डिज़ाइन के। हालांकि सेम डिज़ाइन नहीं कह सकते, लेकिन सेम कलर के। लो भाई पहुँच चुका हूँ बाकू की ओल्ड सिटी। ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स या फिर घर वगैरह देख लो, ये बाकू की ओल्ड सिटी के बीच में आती है। Oh no, not today. Historical and natural tours. Oh, I did it already. Oh, okay. इनका जो माउंटेन वगैरह है वहाँ पे घूमने के लिए बेसिकली मैं जाऊँगा, काफ़ी प्लान है उस जगह के लिए। ये देखो कुछ सोविनियर्स वगैरह, ये सोवियत यूनियन की टाइम की शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कॉइन्स वगैरह। चलो भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म, और पहले कुछ खाना पीना खाते हैं और
कल आपको दिखाऊंगा अच्छे से इनका बाकू सिटी और बाकी का जितने भी टूरिस्टिक स्पॉट्स है कल इसी वीडियो में कवर करूंगा। चलो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।